IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मॉडर्न इंडिया की जो क्लास चल रही है, आज हम लोग उसमें एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है, इसको गांधी युग कहा जाता है और इस चरण की शुरुआत होती है 1919 से 1947 तक, क्योंकि इसी युग में, इसी टाइम पीरियड में महात्मा गांधी ने एक्टिव होकर के भारत में कई आंदोलन किए थे और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी इसी समय रहे 1924 में। तो महात्मा गांधी के जीवन परिचय से हम इसको शुरू करेंगे कि महात्मा गांधी कहा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा जो बने हैं और उनका जो सफर पूरा शुरू हुआ है, तो इसे हम भारतीय इतिहास में तीसरे चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। जो इसका पहला चरण है वो 1885 से लेकर के 1905 तक है, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। इसकी जो घटनाएं हुई थी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो दूसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें मैंने बताया था आपको बंगाल विभाजन के बाद और जो है होम रूल आंदोलन तक की घटनाओं को मैंने बताया था। तो याद रखिएगा 1905 से लेकर के और 1919 तक को क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण कहते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कहा जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है, ये 1919 से 1947 तक चलता है। इसी को गांधी युग कहते हैं, गांधी इरा कहा जाता है तीसरे चरण को। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान पूछ देते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, इसे गांधी युग कहा जाता है, कब से कब हुआ था, तो 19 से लेकर के 1947 तक। तो 1919 से 1947 तक की एक एक घटनाओं को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको क्लास के माध्यम से बता देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो और आपके क्वेश्चन सही हो जाए। और मॉडर्न इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से भारतीय घटनाएं प्रभावित हुई हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का योगदान रहा है, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे पड़ा है, हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। जैसे कामागाटा मारू के बारे में मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ में समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश के इतिहास में कई घटनाएं हुई हैं। वो घटनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो इस जो टाइम पीरियड है, इसमें जो है याद रखिएगा कि मोहनदास से महात्मा तक की यात्रा के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सी संस्थाएं महात्मा गांधी ने स्थापित किया है, दक्षिण अफ्रीका में कैसे आंदोलन किया था, और फिर कौन कौन से आंदोलन और उनकी विरासत क्या है, इनको जानेंगे। तो महात्मा गांधी के जीवन परिचय से शुरू करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हें महात्मा गांधी सबसे पहले जब भारत आए थे, तो भारत आने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में सफल एक नस्लवादी आंदोलन को सफल करके आए थे और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अधिकार दिला के आए थे। तो उनकी पहचान इसीलिए भारत में हो गई क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में सफल होके आए थे। तो जहां भी वो जाते थे उनको सफलता मिलती चली गई। और भारत में स्टार्टअप चंपारण था। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता। तो महात्मा गांधी को एक एक आंदोलन मिलते गए और महात्मा गांधी जो है धीरे धीरे जो है उन आंदोलनों के साथ जन नेता बनने की ओर अग्रसर हो गए। तो उस पूरी कहानी को हम जानेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से इसको हम शुरू करेंगे और भारत में महात्मा गांधी के आगमन तक जितनी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम बताएंगे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ है वो हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में मैंने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया, वहां से ले लीजिएगा और दिए गए नंबर पे कॉल करके भी जानकारी आप ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जो तीसरा चरण है, सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करते हैं, जीवन परिचय की बात करते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका अगर परिचय की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। माता पिता करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, और इनके पिता याद रखिएगा पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। इनके पिता 3 स्थानों के दीवान थे, 3 जगह के दीवान थे। एक आपको पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के, याद रखिएगा। और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था,
1882 में और 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं आपको जो कंफ्यूज करने के लिए। इनकी शिक्षा इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई किया था। तो इंग्लैंड में जो वकालत की पढ़ाई किया था वो कब से कब किया था, याद है ना, 1889 से लेकर के और 1891 तक, 1889 से 1891 के बीच में 3 साल याद रखिएगा इन्होंने पढ़ाई किया था। कहां पर? इंग्लैंड में। तो ये टाइम पीरियड भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। इनके जो पुत्र थे, इनके याद रखिएगा, इनके 4 जैविक पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, रामदास, मणिलाल और आपका देवदास। इन्होंने एक जो है अपना कहा जाए तो जमनालाल बजाज को इन्होंने 5वें पुत्र की उपाधि दे रखी थी। ये इन्हें 5वां पुत्र मानते थे, याद रखिएगा। किसको मानते थे? तो जमनालाल बजाज को मानते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके पुत्र कौन कौन है? ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादा पूछ देते हैं, वैसे नहीं पूछते हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी 1893 में, याद रखिएगा, 1892 में भारत आए थे और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो जब भारत लौट के आए तो भारत लौट करके राजकोट और बंबई में वकालत शुरू किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपनी वकालत कहां से शुरू किया था? तो राजकोट से और बंबई में शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उसी समय वकालत में विशेष सफलता न मिलने पर 1893 में एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। लेकिन एक क्वेश्चन अभी इंटरव्यू में यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि महात्मा गांधी इंग्लैंड से मान लो पढ़ के आए, तो दक्षिण अफ्रीका तो भारत का हिस्सा है नहीं, तो दक्षिण अफ्रीका में वो मुकदमा लड़ने गए क्यों? कोई भी वकील जिस देश में है उसी देश से मुकदमा लड़ सकता है। जैसे आज वर्तमान बात करते हैं, तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही क्यों ना हो, वकील ही क्यों ना हो, वो दूसरे देश में पैरवी नहीं कर सकता है और ना दूसरे देश में निर्णय दे सकता है कोई न्यायाधीश। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सुनवाई करने अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने गए क्यों वहां पे, दादा अब्दुल्ला का? तो इसलिए गए क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड पर अधिकार दक्षिण अफ्रीका पे भी था और इंग्लैंड का अधिकार भारत पे भी था। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों महारानी के अधिकार में थे, महारानी ताज के अधिकार में थे और दोनों के नागरिक ब्रिटिश नागरिक कहलाते थे। तो इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश पूरी दुनिया में थे, वहां पर वो सब भारतीय ही, वो सब इंग्लैंड के निवासी ही कहलाएंगे, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो चाहे भारत के हो। तो महात्मा गांधी इसीलिए गए थे कहा? दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि इस पूरा क्षेत्र इंग्लैंड का हिस्सा माना जाता था। इस पर भी इंग्लैंड का अधिकार और भारत में इंग्लैंड का अधिकार। तो सब जितने उपनिवेश हैं सब इंग्लैंड के ही निवासी कहलाएंगे, ब्रिटिश नागरिक ही कहलाएंगे। इसी हैसियत से महात्मा गांधी गए थे। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, ये बात याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1893 में ही महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका, मुकदमा लड़ने के लिए गए और वहां जब जाके उन्होंने देखा तब उनको मालूम चला कि यहाँ पे भारतीयों के साथ नस्लवादी भेदभाव हो रहा है और उन्हें कालों की श्रेणी में डाला गया है और उनको वो सारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो अधिकार उनको मिलने चाहिए। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संघर्ष और सत्याग्रह का आरंभ यहीं से होता है। महात्मा गांधी की कर्म भूमि यही है। जन्म भूमि पोरबंदर भारत है, लेकिन कर्म भूमि उनकी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही थी, याद रखिएगा। संघर्ष और सत्याग्रह का आरंभ यहीं से होता है। 1893 में जब मुकदमा लड़ने गए, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका यात्रा पे निकले। वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन है वहां एक क्षेत्र, अक्सर क्रिकेट मैच होता रहता, आप सुने होंगे। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे कौन? महात्मा गांधी। जाते समय पीटर मारिसबर्ग स्टेशन एक पड़ता था। उसी स्टेशन पर, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जबरन इनको बाहर फेंक दिया गया। रंग भेद का कटु अनुबंध यहीं पर उनको अनुभव हुआ महात्मा गांधी को। जब वहां गए तो देखा कि जो फर्स्ट क्लास का डिब्बा था वो अंग्रेजों के लिए था और इनको ये मालूम नहीं था, जाके उसी डिब्बे में बैठ गए। महात्मा गांधी को इसी डिब्बे से उतारा नहीं गया, फेंका गया। ठीक है, इनके सामान को इनको भी धक्का मार के फेंक दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और पीटर्स मारिसबर्ग स्टेशन पर जब उनको फेंका गया तो ट्रेन कहां से कहां यात्रा कर रहे थे? तो डरबन से विक्टोरिया के बीच में। और किस स्टेशन पर उनको फेंका गया था?
वो भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसी को मैरिसबर्ग कांड कहते हैं, 1893 में, याद रखिएगा। इसको के कांड की संज्ञा दे दी गई है 93 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो किस स्टेशन से इनको फेंका गया, वो ट्रेन कहां से कहां जा रही थी, किस श्रेणी में बैठे थे, इस बात को याद रखना। और किसका मुकदमा लड़ने गए थे, कब गए थे, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए। आगे बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हुए इन्होंने 1906 में सत्याग्रह का, इनका जन्म यहीं पर हुआ। इन्होंने सत्याग्रह को जन्म दिया 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट एक लाया गया था वहां पर। भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र का विरोध, अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, जिसे पहली बार सत्याग्रह की संज्ञा दी गई, तो महात्मा गांधी ने यहीं पर अवज्ञा शुरू किया था, अर्थात कानून का उल्लंघन यही शुरू कर दिया। और जो कार्ड उनको दिया गया था कि इस कार्ड के आप ये कार्ड लेके चलेंगे, अगर ये कार्ड लेके नहीं चलते हैं तो आपका जो है, आपको मारा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो कार्ड भारतीयों को दिखाना पड़ता था, तभी उनको आने जाने को मिलता था। तो उस कार्ड को महात्मा गांधी ने जलाया, महात्मा गांधी को वहां डंडों से मारा गया, लेकिन फिर भी वो जो है कोई भी अवज्ञा नहीं किया, वो चुपचाप खड़े रहे, कोई भी विरोध नहीं किया। और महात्मा गांधी के इस बर्ताव से ब्रिटिश सरकार को धक्का लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आकर के यहाँ ऐसा काम कर रहा है। उसी दौरान आगे बढ़ते हैं। 1913 के गिरमिटिया प्रथा का विरोध महात्मा गांधी ने किया। ये क्या है बताता हूं मैं। 23 सितंबर 1913 को कस्तूरबा और 16 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह शुरू किया। अफ्रीकी सरकार द्वारा भारतीय मजदूरों गिरमिटियों पर लगाए गए 3 पाउंड के कर का सफल विरोध किया था महात्मा गांधी ने। तो गिरमिटिया प्रथा क्या है, भारत के मजदूरों को जहां जहां ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन भारतीय मजदूरों को वहां पकड़ के ले जाते थे और वहां ले जाकर के उनसे खेती कराई जाती थी, चाहे रबड़ की खेती हो, चाहे गन्ने की खेती हो, चाहे आपका कॉफी की खेती हो, चाहे चाय की खेती हो। तो जो मजदूर यहाँ से जाते थे वो गिरमिटिया पद्धति के तहत जाते थे। और इसी पद्धति के तहत मॉरिशस भी गए थे, जहां पर बाद में बिहार के लोगों ने वहां पे अधिकार किया। और आज मॉरिशस में भोजपुरी भाषा इसीलिए बोली जाती है। याद रखना, एक देश है प्रशांत महासागर में, फिजी, वहां पर भी इसी पद्धति के तहत, प्रथा के तहत लोगों को ले जाया गया, वहां भी भारतीय पाए जाते हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो आपका कैरिबियन देश है, द्वीप के पास है, आपका दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, वहां पे भी भारतीय पाए जाते हैं। वहां पे भी इसी प्रथा के तहत वहां ले जाकर के गन्ने खेती कराने के लिए ले जाया गया था। तो गिरमिटिया पद्धति का भी विरोध किया था। गिरमिटिया पद्धति के तहत ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों को लाया गया था। वह भारतीय मजदूर जो काम करते थे वो इसी पद्धति के तहत लाया गया था। तो गिरमिटिया पद्धति का विरोध 1913 महात्मा गांधी ने किया अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संस्थागत नींव, अफ्रीका में संगठन का निर्माण। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में कौन कौन से संगठन बनाए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया था इन्होंने, स्थान नटाल था। और 1894 में उद्देश्य क्या था, नस्लीय भेदभाव का संगठित विरोध करना, भारतीयों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार, मतदान का अधिकार दिलवाना। ये उसी उद्देश्य के साथ नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, याद रखना है। फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में स्थापित किया था डरबन में, स्थान डरबन है। प्रेरणा क्या है, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रेरणा लेकर के इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किया था। विशेषता क्या है, शारीरिक श्रम और सादा जीवन। यहीं से इंडियन ओपिनियन 1903 में स्थापित किया था, समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पारसी सेठ रुस्तम जी का सहयोग मिला था। तो महात्मा गांधी की जो किताब है इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में 1903 में लिखा था, इसी जगह पे रहते हुए लिखा था। और शारीरिक श्रम की विशेषताओं पर इन्होंने जोर दिया था और सादा जीवन, उच्च विचार को इन्होंने यहीं पर प्रकट किया था, इस विचार को दिया था। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में महात्मा गांधी ने किया था। कहां पे किया था, जोहान्सबर्ग में। तो डरबन में फिनिक्स है, नटाल में है, और टॉलस्टॉय आश्रम 10 में जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया। सहयोगी क्या है, जर्मन वास्तुकार हरमन का जो है कालेनबाख है। उद्देश्य क्या है, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले सत्याग्रहियों और उनके परिवारों को आश्रय देना और आजीवन प्रदान, उनको क्या करना,
आजीविका प्रदान करने के लिए काम किया गया था। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में 1910 में किया था। किस उद्देश्य के साथ किया था बता दिया हूं। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उनके प्रारंभिक जीवन, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बारे में, वहां उनके कौन कौन से काम हुए हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है, गलती मत करिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। युद्ध सेवा और ब्रिटिश सम्मान कौन कौन सा मिला था महात्मा गांधी को? याद है ना, महात्मा गांधी ने जो है बहुत सारे सम्मान पाए थे ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के कारण। जैसे एक बोअर युद्ध पदक पाया था 1899 और 1900 के बीच में। दक्षिण अफ्रीका में डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता किया था महात्मा गांधी ने। डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने के कारण, याद रखिएगा, और घायलों को निकालने के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था डचों के खिलाफ। इसीलिए वहां की सरकार, ब्रिटिश सरकार ने, याद रखिएगा, उन्हें बोअर युद्ध पदक दिया था। तो बोअर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच दक्षिण अफ्रीका में। वहां पे अंग्रेजों की मदद करने के लिए बोअर पदक, युद्ध पदक महात्मा गांधी को दिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। दूसरा, जुलू विद्रोह पदक, ये क्या है? 1906 में इनको दिया गया था। याद रखिएगा, 1906 में। क्या है? जुलू विद्रोह के दौरान चिकित्सा सेवा, इंडियन वॉलेंटियर, जो आपका क्या कहते हैं, स्ट्रेवर बियर कोर का निर्माण किया था। जुलू वहां एक जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, और जुलू जनजाति ने विद्रोह किया था तो बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। तो विद्रोह के दौरान चिकित्सा सेवा किया था अंग्रेजों के लिए, इसीलिए जुलू पदक दिया गया महात्मा गांधी को। कैसरे हिंद स्वर्ण पदक दिया गया 1915 में। विश्व युद्ध में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए वायसराय द्वारा सम्मानित किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने जब सहयोग मांगा था तो महात्मा गांधी कहने पर 1 लाख भारतीय सेना में, 1 लाख युवा भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कैसरे हिंद का पदक दिया गया। और याद है ना, ये तीनों पदक महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग के समय नहीं, याद रखिएगा, ये जो है कहा जाए तो असहयोग आंदोलन के समय वापस किया था। तो याद रखिएगा, वापसी 1920 में जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के विरोध में पदक वापस किया था असहयोग आंदोलन के समय। जलियांवाला बाग के समय पदक वापस रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब शुरू किया था तब सारे पदक वापस किए थे, जलियांवाला बाग के कारण नहीं। और जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के कारण ही आगे चल के असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नोट, विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों की शामिल करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। तो महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की भी उपाधि मिली थी, क्योंकि इनके कहने पर 1 लाख भारतीय युवा सेना में शामिल हुए थे महात्मा गांधी के कहने पर। याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग भी किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश वापसी 1915 में होती है और आश्रमों की श्रृंखला महात्मा गांधी ने स्थापित किया। तो कौन कौन से आश्रम बताए तो भी बताऊंगा मैं, एक साथ क्रम से बताऊंगा जिससे आपको याद रहे। लेकिन जब महात्मा गांधी स्वदेश लौटे 1915 में, तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी हुई और इसी 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में माना जाता है भारत के अलग शहरों में। तो करंट अफेयर में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर ही इन्होंने प्रथम वर्ष कान खुले किंतु मुंह बंद कर व्यतीत करने के कहा था। इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था महात्मा गांधी से, अगर आपको भारत में भी सफल होना है, भारत में भी अगर सफलता पानी है, तो आपको जो है मुंह बंद रखना है और कान खुले रखने हैं और पूरे भारत का पहले भ्रमण करिए, पहले भारत को जानिए भारत है क्या। और सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी पहली बार किसी समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के गए थे जब, तो उस दौरान 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में भी महात्मा गांधी शामिल हुए थे पहली बार, ये भी याद रखिएगा। 1901 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे
तो कांग्रेस को 1901 के अधिवेशन में शामिल भी हुए थे महात्मा गांधी, ये भी याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी ने कौन कौन से आश्रम की स्थापना किया है और कहाँ किया है, कब किया है? जैसे 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में किया था। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया था। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में किया था। श्री जीवनलाल बैरिस्टर का जो मकान था, तो जीवनलाल वकील का मकान था जिसमें इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किया था अहमदाबाद में। 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, क्वेश्चन अभी आया हुआ था अहमदाबाद में। मगनलाल गांधी को हृदय और आत्मा कहा गया इस समय। 1929 में अनासक्ति आश्रम बनाया था कैसानी उत्तराखंड में, और 1936 में सेवाग्राम आश्रम बनाया गया था वर्धा महाराष्ट्र में। तो इन्होंने महात्मा गांधी ने कौन कौन से आश्रम कहाँ बनाए थे और उनका क्या जो है कब बनाए थे और उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आंदोलन, भारत में सत्याग्रह की प्रयोगशाला। महात्मा गांधी जब आए तो इन्होंने 3 सत्याग्रह शुरू में किया, तो तीनों का क्रम पूछा जाता है। बाकी इनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा मैं एक एक करके। जैसे चंपारण सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1917 में। गांधी जी का अस्त्र क्या था? भारत में प्रथम सत्याग्रह और प्रथम गिरफ्तारी महात्मा गांधी ने चंपारण में दिया था। नील किसानों के शोषण कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। फिर महात्मा गांधी 18 में फरवरी में, ये मार्च अप्रैल 17 में और फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में नेतृत्व किया। गांधी जी का अस्त्र क्या था? भारत में प्रथम भूख हड़ताल यहीं पर किया था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल यही हुई थी। प्लेग बोनस विवाद क्या था यहाँ पे आगे बताऊंगा वैसे मैं डिटेल में, लेकिन याद रखना महाराष्ट्र गुजरात में जब अकाल पड़ता था तो प्लेग की बीमारी फैलने के कारण लॉकडाउन लग जाता था। तो मिल के मजदूरों, जो कपड़ा मिल के मजदूर होते थे, उनको घर पे रहने को भेज दिया जाता था कि आप घर पे रहिए, जब प्लेग खत्म हो जाएगा तब आइएगा। लेकिन अगर वो अपने घर पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, वेतन कैसे मिलेगा? तो उनको वेतन के रूप में प्लेग बोनस दिया जाता था कि प्लेग के दौरान कुछ बोनस मिलता था जिससे अपने घर का खर्चा चलाते रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको बंद कर दिया, कम कर दिया। लिखा प्लेग बोनस विवाद था। मालिक 20% देना चाहते थे, गांधी जी की मांग पर 35% दिया गया, मांग थी। परिणाम क्या हुआ? प्रोफेसर ध्रुव के आपका ट्रिब्यूनल फैसले पर से 35% बोनस मिला और समर्थन में अंबालाल साराभाई और जो है अनुसुईया बेन भी वहां की महिला थी, और वो जो है कौन थे? अंबालाल साराभाई। इन लोगों ने सहयोग किया था उसमें महात्मा गांधी का। तो अहमदाबाद में सफल हुए। और फिर जो है जब ये 2 सफलता मिली तो खेड़ा के किसानों ने भी महात्मा गांधी को बुला लिया मार्च 1918 में। तो तीनों क्रम याद रखना कि कौन सी घटना कब हुई है, इनको मिलान करने को क्वेश्चन आता है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी में हुआ है और खेड़ा सत्याग्रह मार्च 18 में हुआ है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं, गलत मत करिएगा। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 18 में हुआ। गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो है डार्ची मन के अनुसार। फसल नष्ट होने पर लगान वसूली की जा रही थी। मुख्य सहयोगी सरदार पटेल इसी आंदोलन में अनुयायी बने और गुजरात किसान सभा और विठल भाई पटेल जो है इसमें शामिल हुए। महात्मा गांधी ये 3 प्रारंभिक आंदोलन थे, इनके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ये इनके प्रारंभिक 3 आंदोलन थे जिससे महात्मा गांधी को पूरे भारत के लोग जान गए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिस आंदोलन में जाता है सफल हो जाता है। तो महात्मा गांधी को बहुत सारे आंदोलन में डिमांड होती थी, बुलाया जाता था, लेकिन वो जा नहीं पाते थे, अलग बात है, ठीक है, हर जगह। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कौन कौन से उपवास रखे थे, कब क्या रखा था? तो आत्मशुद्धि और प्रतिरोध का अस्त्र था इनका उपवास। या आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। बात करते हैं तो कुल उपवास 17 बार महात्मा गांधी ने अपने इतिहास में रखा था अपने जीवन में। प्रथम 2 उपवास दक्षिण अफ्रीका में रखा था। 16वां जो उपवास था वो 1 से 4 सितंबर 1947 को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। और इनका अंतिम उपवास जो 17वां था वो 13 से 18 जनवरी 1948 तक था। और 19 जनवरी 1948 में ही 30 जनवरी को इनकी हत्या कर दी गई नाथूराम के द्वारा। तो याद रखना पहला 2 उपवास कौन है? दक्षिण अफ्रीका में। 16वां और 17वां याद रखिएगा। तो 17 जो है उपवास इन्होंने किया था। 21-21 दिन के 3 उपवास थे इनके, 21-21 दिन के थे। जैसे
18 सितंबर से 8 अक्टूबर 1924 के बीच में दिल्ली में उपवास रखा था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। 8 मई से 29 मई 1933 को पूना में उपवास रखा था, हरिजनों की स्थिति सुधारने और छुआछूत के खिलाफ जब पूना समझौता हुआ था तब किया था। और 10 फरवरी से 3 मार्च 1943 को याद रखना पूना में किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना कारण हिरासत में रखने के कारण उन्होंने उपवास किया। तो 21-21 दिन के 3 उपवास किए थे और टोटल 17 उपवास किया था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बारे में सोचा बता देता हूं, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियां सम्मान मिला है, याद रखना। उपाधियां और संबोधनकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने या किसने किस किस उपाधियों से नवाजा है। जैसे चंपारण की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, महात्मा की उपाधि दिया था। कब दिया था? 1917 में चंपारण की सफलता पे दिया था। तो कब दिया भी गया ये भी बता देता हूं। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 4 जून 1944 को सिंगापुर से रेडियो पे बोलते हुए इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। बापू किसने कहा था? चंपारण के किसानों ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था और CF एंड्रूज ने भी इन्हें बापू की उपाधि दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये उपाधि किसने दिया था? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। क्यों दिया था? 1947 में बांग्लादेश के नोआखली दंगों को शांत करने के लिए। उसमें पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, तो नोआखली में बहुत बड़ा दंगा हो गया। उस दंगे में महात्मा गांधी गए और वहां पर आमरण अनशन पर बैठ गए। और अंत में महात्मा गांधी की जब तबीयत खराब होने लगी तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने गांधी जी के पास ला करके अपने हथियार रख दिए। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन बहुत खुश हुआ और कहा कि ये जो है क्या है, वन मैन बाउंड्री फोर्स है। पूरी सेना में एकमात्र व्यक्ति है जिसने सबको नतमस्तक कर दिया, याद रखिएगा। आधुनिक युग के अजात शत्रु किसको, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक युग के अजात शत्रु महात्मा गांधी को किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, प्रोफेशनल लीडर किसने कहा था? ये आपका रोमा रोला ने कहा था, ये भी याद रखना। गांधी जी द्वारा दी गई उपाधियां, गांधी ने अपने करीबी अंग्रेज मित्र CF एंड्रूज को उनकी गरीबों के पर चिंता के कारण उन्हें दीन बंधु की उपाधि दिया था। तो महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दिया था, जो अंग्रेज मित्र थे इनके, क्योंकि गरीबों की मदद करने का इन्हें दीन बंधु कहा गया था, ये भी याद रखना। तो दीन बंधु उपाधि महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दिया था, ये भी याद रखना। और उपाधियों की बात करते हैं, महात्मा गांधी को और कौन सी उपाधियां दी गई थी या उनके ऊपर व्यंग्य कहा गया था। जैसे व्यंग्य और आलोचनात्मक उपाधियां कौन कौन सी महात्मा गांधी की, जैसे अर्धनग्न फकीर, ये आपका फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। और 1931 में विंस्टन चर्चिल द्वारा भी कहा गया था। लेकिन अर्धनग्न फकीर पहली बार, याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मॉरिस ने ही कहा था। बाद में उसी बात को चर्चिल ने दोहराया था। उसी समय जब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे तो देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिएगा। कूली बैरिस्टर, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। कूली बैरिस्टर कहा था इनको, महात्मा गांधी को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन्हें हार्ड मास का पुतला कहा था और कहा था कि आने वाला भविष्य में कोई विश्वास नहीं करेगा कि महात्मा गांधी व्यक्ति कोई है था। हार्ड मास के बल पर, अहिंसा के बल पर देश आजाद करा लिया, आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी। इंग्लैंड के छात्रों द्वारा मिक्की माउस कहा था महात्मा गांधी को। इंग्लैंड के छात्रों ने मिक्की माउस कहा था, आलोचनात्मक टिप्पणी किया था। और एनी बेसेंट ने राजनीतिक बच्चा कहा था महात्मा गांधी को। कब कहा था? जब इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो इन्होंने राजनीतिक बच्चा कहा था। किसने? एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था। स्नेहपूर्ण और जन उपाधियां कौन कौन थी? जो है कबलाइयों द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कहां पर, याद रखिएगा, आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्हें मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। शेख मुजीब उर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, इन्होंने इन्हें जादूगर कहा था। और मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा था, ये भी याद रखिएगा। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था, उपाधि दिया था।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, इसको भी याद रखिएगा। राम राज्य और स्वतंत्र भारत की संकल्पना, राष्ट्रभाषा क्या है? गांधी जी का स्पष्ट मत था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी के विचार थे। राम राज्य का आदर्श क्या है? मैसूर रियासत को गांधी जी ने अपने आदर्श राम राज्य के समतुल्य माना था। मैसूर रियासत ने विकेंद्रीकृत संविधान 1938-39 में गांधी जी द्वारा देशी रियासत औंध महाराष्ट्र का संविधान प्रारूप तैयार किया गया, जो ग्राम स्वराज का व्यवहारिक प्रयोग था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी ने किस देशी रियासत का संविधान बनाया था, तो महाराष्ट्र में एक रियासत थी औंध, उसका संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी ने ही तैयार किया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। उनकी मृत्यु जो है, उसकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। 1928 में अपने भतीजे मगन लाल गांधी की मृत्यु पर गांधी जी का कथन था, ये भी याद रखना। उसके जो है क्या कहते हैं, भतीजे की डेथ हो गई थी, तब महात्मा गांधी ने कहा था। महापड़यार, एक युग का अंत, 1930 याद रखिएगा। अंतिम दिन, महाभारत पाक विभाजन का विरोध और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अथक प्रयास किया और अतिवादी विचारधाराओं से टकराव हुआ। और हत्या का विवरण, तिथि और समय क्या था? 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:15 पर महात्मा गांधी की हत्या हुई। स्थान कौन था? बिरला हाउस प्रार्थना सभा, जाते समय दिल्ली में था। अभियुक्त कौन थे? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। 15 नवंबर 1949 को जो है अम्बाला जेल में इन दोनों लोगों को फांसी हो गई थी। तो नाथूराम गोडसे को जो फांसी हुई थी, याद रखना, वो अम्बाला जेल में, और इनके सहयोगी कौन थे? नारायण आप्टे। इन दोनों को अम्बाला जेल में फांसी हो गई थी 15 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और उनके जो शुरू के 3 आंदोलन है, चाहे चंपारण हो, और चाहे अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हो, और चाहे फिर आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह हो, अब इनको देख लेते हैं। तो प्रारंभिक 3 आंदोलनों को एक साथ देखेंगे इनके जीवन परिचय के साथ, और फिर अलग अलग क्लास के माध्यम से हम एक एक घटनाओं को आगे कर हम आपको बताते रहेंगे। तो आज ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक जीवन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि महात्मा गांधी ने अपने प्रारंभिक जीवन में कौन कौन से सत्याग्रह या आंदोलन किए थे, जहां से उन्हें भारी सफलता मिली और वहीं से वो जन नेता के रूप में उभरे। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। तो चंपारण से याद रखिएगा बारदौली तक महात्मा गांधी का जो सफर था, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, इन्होंने प्रारंभिक आंदोलन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो उन्होंने अफ्रीका में जो सफलता पाई, इसको हमने देखा। भारत में उनके जीवन के बारे में जाना और उनके जो है एक एक जो है कारणों को जाना। और अब हम लोग चंपारण को जानेंगे, गांधी जी के जो किसान आंदोलन थे 1917 से लेकर के 1928 के बीच में, इनको जानेंगे और एक एक करके घटनाओं को हम के साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा, अगर हम इन घटनाओं को देखते हैं तो याद रखना, प्रारंभिक जीवन में महात्मा गांधी के इन 4 घटनाओं को जानना जरूरी है। जैसे 1917 में याद रखिएगा, चंपारण बिहार में प्रथम सविनय अवज्ञा, महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा चंपारण में ही हुआ था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। तो महात्मा गांधी जा करके चंपारण में कानून का उल्लंघन किया और कहा कि हम जो है, महात्मा गांधी को आदेश दिया गया था कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और जो उन्होंने न जाने का फैसला लिया। और अंत में जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी इसको जाना जाता है। इसके बाद मार्च 1918 में अहमदाबाद में गुजरात में प्रथम भूख हड़ताल का आयोजन किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। उसी के 1 महीना बाद मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। प्रथम असहयोग या करबंदी चलाया, यहाँ पर असहयोग करने का निर्णय लिया था गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह में। और फिर इसके बाद में 1928 में बारदौली गुजरात में संस्थागत संगठन के माध्यम से जो काम किया। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में इनको इन सब आंदोलनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आए तो आपका जो है गलत ना हो। बढ़ते हैं, एक एक चीज को जानते हैं। स्थानीय आर्थिक संकटों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अस्त्रों का निर्माण किया। इन 4 आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया
कि जन आंदोलन केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सटीक रणनीति और जमीनी संगठन से जीते जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। जब तक सटीक रणनीति ना हो और नेतृत्व का क्षमता ठीक से ना हो, तब तक कोई आंदोलन को जीता नहीं जा सकता है। उसके लिए जो है क्या कहते हैं, भावनाएं काम नहीं करती हैं। उसके लिए सटीक रणनीति और जमीनी जो संगठन पे काम होता है वही अंत में सफलता दिलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नील की बात करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नील का अर्थ साफ समझते हो, तिनकठिया क्या था। जो चंपारण, याद रखिएगा, एक जिला है बिहार का। इसको बाद में 2 जिलों में बांट दिया गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। यह बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और यहीं पर याद रखना चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो तिनकठिया पद्धति है क्या, इस एक यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये खेत है पूरा। इस पूरे खेत को अगर देखा जाए तो तिनकठिया पद्धति याद रखिएगा, प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में, अगर इसको हम एक एक कट्ठा मान लेते हैं, इसी को उत्तर प्रदेश में बिस्वा कहते हैं, इसी को बिहार में कट्ठा कहा जाता है। तो एक एक कट्ठा मिला करके याद रखना, प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा और 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था। याद रखिएगा, जो है 3 कट्ठा 15% पर नील जो है इंडिगो की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। यहाँ अनिवार्य शब्द लगा है, अर्थात अनिवार्य था। अब इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 3 कट्ठा जो जमीन पर नील की खेती करना अगर अनिवार्य है तो इससे किसानों को नुकसान क्या हो रहा है। पहला नुकसान ये हो रहा है कि भूमि का विनाश। नील की गहरी जड़ें मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को सोख लेती हैं, जिससे उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती है। तो ये चिंता किसानों को थी, लेकिन चूंकि अब अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो बलपूर्वक खेती करवाते थे और किसानों को खेती करनी पड़ती थी क्योंकि वो अनिवार्य बना दिया गया था। और नील का उपयोग क्या होता था, तो नील का उपयोग जो है जब कपड़ा बनाया जाता था इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, तो उन कपड़ों की प्रारंभिक रंगाई नील से ही होती थी। बाद में उस पर कलर अलग अलग होते थे। तो उसकी खेती हमारे देश में होती थी। जैसे हमारे जो देश जैसे जो उपनिवेश होते थे वहां पर नील की खेती कराई जाती थी। और नील खेती वहीं हो सकती है जहां चावल खेती हो सकती है, क्योंकि नील के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा चाहिए। इसीलिए उन्हीं क्षेत्रों को चुना गया जहां पानी की पर्याप्त जो है आपूर्ति भारत में होती। जैसे बिहार में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, बिहार में, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, इन सब क्षेत्रों में नील खेती कराई जाती थी। खास करके बिहार और आपका बंगाल 2 जगह पे, और आपका जो पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर खेती होती थी। अब एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या क्या थी, खाद्य संकट। किसानों को अपने परिवार के लिए अनाज उगाने की जगह अंग्रेजों के मुनाफे के लिए नील उगाना पड़ता था। एक समस्या यह थी कि नील उगाना ही पड़ेगा क्योंकि अनिवार्य था और खाद्य संकट खड़ा हो जाता था। और दूसरा, लगान भी देना है और नील खेती करना है। तो ये 3 कट्ठा पद्धति के साथ समझौता किया गया था। तो 3 कट्ठा 20 में से 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था। और किसानों की क्या समस्या थी, इन समस्याओं के साथ जो किसान जूझ रहा था और नील की खेती कर रहा था। लेकिन चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, इसके मूल कारण नील की खेती नहीं है, मूल कारण कुछ और है। नील की खेती से ही जुड़ा मामला है, लेकिन कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक बाजार का पतन और स्थानीय शोषण। याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि जो नील होता था ये प्राकृतिक रूप से पैदा होता था, लेकिन जर्मनी में 1915 में रासायनिक या कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया। जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया और रासायनिक रूप से या कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से नील बनाया जाने लगा, तो वो सस्ता होता था और उससे ज्यादा किफायती होता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक नील की मांग और कीमतों में भारी गिरावट आने लगी। जब प्राकृतिक रंगों के स्थान पर कृत्रिम रंगों की खोज हो गई, अब मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, दुनिया भर के कई देशों में, यूरोप के कई देशों में कपड़ा बन रहे थे और हर जगह पर नील की मांग होती थी। लेकिन जब जर्मनी में रासायनिक रंग बन गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक नील की खेती की मांग कम हो गई और दाम गिरने लगा। तो भारत के जो नील की खेती कराने वाले नील बगान मालिक होते थे, उनको नुकसान होने लगा, क्योंकि उनकी नील जो प्राकृतिक रूप से पैदा होती थी उसकी ना बिक्री हो रही है ना उसकी डिमांड है। ऐसी स्थिति में नील बगान मालिकों का नुकसान खेती बंद करने का निर्णय ले लिया।
उन्होंने कहा कि जब हमारी नील की डिमांड ही नहीं है और हमें उसका मूल्य नहीं मिल रहा है तो हम नील की खेती बंद कर देंगे। नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया और अंग्रेज जो नील बगान मालिक होते थे उन्होंने किसानों से ये कहा कि जो करार मैंने आपसे कर रखा था उस करार को मैं तोड़ना चाहता हूं। तो किसान खुश हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस करार को तोड़ने के लिए आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। तब चंपारण के किसानों ने कहा राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में कि जब आपने करार किया था तब तो कोई पैसा हमसे हमें दिया नहीं, तो जब करार तोड़ने के लिए किस बात का पैसा? तो चंपारण में मूल कारण ये था, खेती करने के करार को तोड़ने के लिए जो है वो किसानों से अधिक पैसे की मांग कर रहे थे। नुकसान की भरपाई किसानों से करनी थी। अब साफ साफ समझ में आ गया, जो नुकसान यहाँ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इनको हुआ है उसकी भरपाई खेती तो बंद करेंगे लेकिन उसका नुकसान किसानों से लेंगे। क्या कहते हैं, सारा बेसिक क्या है, नील की खेती से मुक्ति के बदले लगान में बेतहाशा वृद्धि, ये लोकल शब्द था। तो खेती से आपको हम मुक्त कर देंगे लेकिन उसके लिए लगान हम ज्यादा लेंगे। इसी बात को लेकर के वहां के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि हम आप खेती बंद करिए लेकिन हम कोई भरपाई के लिए आपके नुकसान की भरपाई कोई पैसा मैं नहीं दूंगा। तनाव बढ़ गया और अनुबंध समाप्त करने के लिए एक मुक्त जो है अवैध मुआवजा की मांग करने लगे और यहीं से चंपारण किसान आंदोलन करना शुरू कर दिए कि हम पैसा नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। इस नील शोषण के खिलाफ राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन, अंबिकाचरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे, अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी कर लिया। राजकुमार शुक्ल जब महात्मा गांधी से मिलने गए थे तो महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया किताब में लिखा है कि जब हमसे राजकुमार शुक्ल मिलने आए तो मुझे नहीं पता था, ना तो चंपारण के बारे में जानता था और ना तो नील खेती के बारे में जानता था। तो मैंने वो राजकुमार शुक्ल से इतना कहा कि आप जाइए और मैं भारत के भ्रमण में चंपारण को शामिल कर लूंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बिहार की समस्या के लिए हमारे सचिव ब्रज किशोर हैं, आप ब्रज किशोर को बता दीजिए और उन्हीं के माध्यम से हमें मालूम चल जाएगा और फिर मैं जो है समस्या देख लूंगा। लेकिन उनके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल चलते रहे। जब तक महात्मा गांधी ने आश्वासन ठीक से नहीं दे दिया तब तक ये माने नहीं। तो राजकुमार शुक्ल पूछा जाए कहाँ मिलने गए थे, तो लखनऊ गए थे और वही 1916 में उनको कहा आप चंपारण आए। तो महात्मा गांधी चंपारण के लिए वहां गए और उनको वहां सफलता भी मिली। चंपारण की विजय और भारत को मिला महात्मा समिति का गठन। जब महात्मा गांधी वहां शामिल हो गए तो महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण जो है, मजरूल हक, ये सब नेता गए थे महात्मा गांधी के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जब महात्मा गांधी वहां गए और जब आंदोलन शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया। नाम था उसका चंपारण एग्रेरियन समिति। जून 1917 में इसका गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष F.G. सलाई थे, ये भी याद रखिएगा। और गांधी जी स्वयं इस समिति के सदस्य थे। गांधी भी इस समिति के सदस्य बनाए गए। निर्णय क्या लिया गया, इस समिति ने जांच किया और जांच करने के बाद पता लगाया कि जो किसान कह रहे हैं वो सत्य है कि इनसे अधिक पैसे की मांग की जा रही है। तो निर्णय लिया गया कि तिनकठिया पद्धति पूर्णतः समाप्त की जाती है और अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% किसानों को वापस किया जाएगा। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंचा यहाँ पर, याद रखिएगा। और यहीं पर महात्मा गांधी को भारत में पहली सफलता मिल गई, स्टार्टअप मिल गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी के सफल नेतृत्व के लिए उन्हें महात्मा की उपाधि दिया। किसानों ने पहली बार उन्हें प्रेम से बापू कहा। और नोट अगर कहा जाए तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, तो NG रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। ये बात याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है, थोड़ा हट के है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। अब ये आप समझ गए होंगे कि ये जो है चंपारण का मूल समस्या क्या थी। और ये भी याद रखना, इस समिति को
कि अध्यक्ष कौन थे, ये भी याद रखना, क्या निर्णय लिया गया। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, गलती नहीं करना है, इन सबको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जब चंपारण में सफल हो गए तो भारत में न्यूज फैल गई और अलग अलग आंदोलन, जब चाहे छोटा आंदोलन हो चाहे बड़ा आंदोलन हो, अब सब महात्मा गांधी को बुलाना शुरू कर दिए। उसी संदर्भ में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, मिल मजदूरों का। यहाँ अहमदाबाद मिल या कपड़ा मिल होती थी, कपड़ा मिल में हुआ था। फरवरी 1918 में प्लेग बोनस और वेतन विवाद को लेकर के ये हुआ था। कारण क्या था? जब अहमदाबाद, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब अहमदाबाद, आपको पता होगा, सूती कपड़े का जो है केंद्र यहाँ बहुत है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ सूती कपड़े की बहुत सारी मिलें उस समय भी थी और आज भी हैं। तो जब कभी बंगाल, ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में और आपका गुजरात में अकाल बहुत ज्यादा पड़ते थे, और जब अकाल पड़ता था तो प्लेग की बीमारी फैलती थी चूहों के कारण। तो चूहों के कारण जब प्लेग बीमारी फैलती थी तो फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन किसान तो, मजदूर तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पैसा तो मिल चलने पे ही मिलेगा। तो उनको एक प्लेग बोनस की व्यवस्था की गई थी। प्लेग के समय एक बोनस आपको दिया जाएगा, इसे प्लेग बोनस नाम ही दिया गया था, प्लेग बोनस। लेकिन इस बोनस को खत्म करने का निर्णय लिया किसने? मिल मालिकों ने, और कहा कि बोनस नहीं दिया जाएगा। तब मिल मालिकों ने, मिल मजदूरों ने किसानों, महात्मा गांधी से संपर्क किया चंपारण किसान सफलता के बाद। और तब महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन पहुंचे। मजदूरों का आंदोलन था। 20% की वृद्धि मिल मकान जो है मालिकों का प्रस्ताव था, जो इसके न मानने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई कि केवल 20% दिया जाएगा। 35% की वृद्धि, गांधी जी का वैज्ञानिक निष्कर्ष था कि 35% दिया जाए, और वो कहते थे केवल 20% देंगे, बस इतना ही था। 50% की वृद्धि, मजदूरों की मांग और प्रथम विश्व युद्ध की महंगाई और अगस्त 1917 के प्लेग बोनस के बंद होने के कारण 50% की वृद्धि की मांग मजदूरों ने किया। ये बात याद रखिएगा। ये आंदोलन शुरू हो गया, और वहीं गुजरात में, सूरत में अनसुईया साराभाई, मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी, के आमंत्रण पर गांधी जी ने उत्पादन लागत और महंगाई का गहराई से अध्ययन किया और 35% वृद्धि को न्याय संगत ठहराया। तो महात्मा गांधी किससे बुलाने पर गए थे, ये भी याद रखना। कहां पर? अहमदाबाद गए थे। और याद रखिएगा, यहीं पर महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल होता है, और जो है न्यायधारिता का जन्म होता है। ट्रस्टीशिप, महात्मा गांधी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था वो यहीं पे दिया था। तो प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने यहीं पे किया था, अहमदाबाद जो मिल मजदूरों का आंदोलन था। जब रणनीति क्या थी? जब मजदूरों का मनोबल टूटने लगा तो 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने भारत में अपनी पहली आमरण अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू कर दिया। जब भूख हड़ताल शुरू कर दिया तो परिणाम क्या निकला कि भारी नैतिक दबाव पड़ा, और आनंद शंकर ध्रुव की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिल गई। जो 35% की मांग महात्मा गांधी ने जांच में किया था कि 35% मिलना चाहिए, और मजदूरों की मांग थी 50%, तो 35% महात्मा गांधी के इस भूख हड़ताल के कारण उनको मिल गया, और गांधी की ये एक दूसरी सफलता भारत में हो गई। मजदूर महाजन संघ 1920 में गांधी जी और अनसुईया साराभाई द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने इसी संस्था की स्थापना किया था, अनसुईया साराभाई के साथ मिलकर के अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना मजदूरों के लिए किया था। 1920 में किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत महात्मा गांधी दिया कि पूंजीपति संपत्ति के मालिक नहीं है, बल्कि समाज के लिए उस संपत्ति के संरक्षक। महात्मा गांधी ने कहा कि जो पूंजीपति है वो मालिक नहीं है, वो संरक्षक है, वो संरक्षक की तरह काम करें, ना कि मालिक की तरह काम करें। तो ये जो ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी का सिद्धांत अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसको याद रखिएगा, मिल मजदूरों के समय इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महात्मा गांधी जैसे ही अहमदाबाद में भी सफल हो गए मिल हड़ताल में मजदूरों के, तब खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी से संपर्क किया
तो महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में भी गए और खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था, जब कानून की ही शोषक बन गया। याद रखिएगा, राजस्व कानून क्या था कि ब्रिटिश राजस्व कानून ये कहता था कि स्पष्ट नियम ये था कि यदि किसी वर्ष फसल का उत्पादन सामान्य उत्पादन के 25% या 1/4 से कम हो तो किसानों का पूरा लगान माफ कर दिया जाएगा। यह नियम था। खेड़ा में यह नियम यही था, ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया था कि अगर ब्रिटिश जो है राजस्व कानून स्पष्ट नियम कहता था कि यदि किसी वर्ष फसल का उत्पादन सामान्य उत्पादन से 25% कम हो रहे तो उस वर्ष क्या होगा कि पूरा लगान माफ कर दिया जाएगा। ये नियम था और उस अकाल हमेशा पढ़ते रहते थे। उस साल भी पढ़ा। जमीनी हकीकत क्या निकला कि 1917-18 में भयंकर सूखा पड़ा। प्लेग और हैजा के कारण फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उपज 25% से कम हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने लगान माफी से इनकार कर दिया और उल्टे लगान में 23% की क्रूर वृद्धि भी कर दी। माफ तो किया नहीं, कानून का अपने ही कानून का उल्लंघन किया और 23% की वृद्धि भी कर दिया। इसीलिए किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया, महात्मा गांधी को बुला लिया। प्रथम कर बंदी आंदोलन हुआ और नए नेताओं का उदय यहीं पर हुआ। याद रखिएगा, गांधी जी के का निर्देश था कि अपनी संपत्ति कुर्क होने दें, लेकिन अन्यायपूर्ण लगान किसी कीमत पर ना दें। जब किसानों ने लगान देने से मना कर दिया था तो उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दे दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कुर्क होने दो, लेकिन लगान नहीं देंगे। इस अन्याय के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते, लगान नहीं देना है। वल्लभ भाई पटेल यहीं पर जो है एक नेता के रूप में उभरे, भारतीय राजनीति में यहीं पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। सफल वकालत छोड़कर गांव गांव जाकर किसानों को संगठित किया और यहीं से वह गांधी जी के परम अनुयायी बन गए। ये एक वकील थे, वकालत छोड़ करके ये जो है किसानों के साथ शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के संपर्क में यहीं से वो आ गए। मोहनलाल पांड्या डुंगरी चोर, सरकार द्वारा कुर्क किए गए खेत से प्याज डुंगरी उखाड़ने के कारण वो जेल गए थे। डुंगरी चोर कहा गया, अर्थात प्याज चोर कहा गया। प्याज को डुंगरी कहते हैं। तो वो जो है प्याज जो है मतलब चोरी कर रहे थे, उखाड़ रहे थे अपने खेत से, तो उनको जेल भेज दिया गया। तो मोहनलाल पांड्या भी अगर पूछा जाए तो याद ये भी खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे नामों के बारे में पूछ दिया जाता है जो नाम हम कम सुने होते हैं, तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है। इंदुलाल याग्निकी का नाम सुना होगा, ये भी उसी समय से आए। आंदोलन की जमीनी रूपरेखा तैयार करने में पटेल के प्रमुख सहयोगी यही थे। इन्होंने वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के जमीनी स्तर पर रूपरेखा बनाते थे, नियम कानून बनाते थे, क्या नीतियां बनाते थे, रणनीति बनाते थे, कैसे आंदोलन को सफल बनाया जाए। तो ये इनके सहयोगी थे और ये इन लोगों का नाम इसी समय राष्ट्रीय पटल पे आता है और यही हमारे बाद में कांग्रेस के अलग अलग नेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। किसानों ने गीता और कुरान पर हाथ रख करके लगान न देने की कसम खाई। याद रखना, गंगा जल भी उठवाया जाता था, वहां गंगा जल भी उठाया गया उन लोगों से। गंगा जल उठाओ कि आप कसम खाओ कि आप डर के मारा तो नहीं आप लगान दे दोगे, और लगान अगर दे दोगे तो हमारा क्या होगा, योजना सब असफल हो जाएगी। तो धर्म का उसमें वो लिया गया, धर्म का सहारा लिया गया वहां पर, तो यही धर्म का महत्व बढ़ जाता है। किसानों से गीता, हिंदुओं से और मुसलमानों से कुरान पर हाथ रख करके कसम दिलवाएगी कि लगान नहीं देना है, नहीं डर के मार लगान जाके चुपके से दे दो। समझ में आया? तो यार सब कुछ संगठित होना जरूरी है। और गंगा जल भी उठवाया गया था। परिणाम क्या निकला, सरकार को हार मानकर गुप्त आदेश जारी करना पड़ा कि लगान केवल उन्हीं से वसूला जाए जो इसके देने में सक्षम हो। जो देने में सक्षम होंगे वही उन्हीं से लगान लिया जाएगा और किसी से लगान नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा। और इस तरह से महात्मा गांधी का ये आंदोलन भी सफल हो गया और महात्मा गांधी पूरे भारतीय राजनीति में एक तरह से पूरी तरह से याद रखना उनका महत्व बढ़ गया। और फिर महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग के समय में उन्होंने प्रतिक्रिया दी और फिर खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यहीं से महात्मा गांधी का स्टार्टअप शुरू हो जाता है। याद रखिएगा। उसी बीच आगे चल करके 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है। यहाँ पर 30% की अनुचित वृद्धि की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह कहाँ पर है, तो बारदौली याद रखना अगर कहा जाए तो ये आपका जो है गुजरात में, बारदौली एक तहसील है
सूरत में, याद रखिएगा, वहीं पर बारदौली है। आधार क्या था? 1925 में बारदौली में भयंकर बाढ़ और अकाल पड़ा, जिससे किसान त्रस्त हो गए। तो अकाल और सूखा पड़ने की वजह से बारदौली में किसान त्रस्त थे। उसी समय पीला क्षेत्र विरोध के बाद सरकार ने वृद्धि को घटा करके 21.97 किया, जो अभी भी चुकाने योग्य नहीं था। जब विरोध होने लगा तो एक पीला क्षेत्र, याद रखना, कहा जाए विरोध के बाद सरकार ने कुछ वृद्धि कुछ घटाया, लेकिन उतना वृद्धि नहीं घटाया। लाल क्षेत्र क्या है? 1926 में राजस्व अधिकारी जयकर की सिफारिश पर भूमि कर में अचानक 30% वृद्धि कर दी गई, तो डेंजर और कर दिया गया, 30% और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ किसानों ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इस भारी संकट को देखते हुए बारदौली के किसानों ने फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को पूर्ण नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। तो बारदौली में वहां किसानों ने वल्लभ भाई पटेल संपर्क किया, क्योंकि वो गुजरात के प्रमुख नेता थे। वो गए वहां पर, उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व किया, और तब महात्मा गांधी को भी वहां बाद में बुलाया गया। बारदौली का संस्थागत ढांचा संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण क्या था, इसको समझ लेते हैं। केंद्रीय नेतृत्व, वल्लभ भाई पटेल का रणनीतिक नियंत्रण था। अलग अलग छावनी के रूप में ग्रुप के माध्यम से बनाया गया था। खुफिया तंत्र क्या था? चोरी छिपे लगान चुकाने वालों और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसानों का अपना एक सूचन तंत्र बनाया गया था कि ये पता लगाओ कि पुलिस गतिविधियां क्या हो रही हैं और कौन सा चुपके से किसान लगान दे रहा है जो इस आंदोलन को असफल बना रहा है। ये उस समय किया गया। सामाजिक एकीकरण, कुनबी पाटीदार भूस्वामी जातियों और काली पराज दुबला नामक आदिवासी जनजाति का ऐतिहासिक गठबंधन इस समय हुआ कि आप सब मिल करके, कुनबी पार्टी और काली पराज, ये सब जनजातियां, सब जातियां सब मिल करके आओ, गठबंधन करो और जो आपसी मनमुटाव उसको दूर करो, छोटे छोटे मनमुटाव को दूर करके एक साथ मंच पर आओ। ये निर्णय लिया गया। किसके नेतृत्व में? वल्लभ भाई पटेल के। संचार, जन जागरूकता के लिए प्रकाशन विभाग की स्थापना और प्रतिदिन सत्याग्रह पत्रिका का वितरण किया गया कि जो प्रतिदिन कैसे जागरूक किया जाए किसानों को, उसके लिए सत्याग्रह पत्रिका निकाली गई। और जन जागरूकता के लिए प्रकाशन विभाग भी बनाया गया उस आंदोलन में किसानों के द्वारा, कि एक दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में किसानों से अवगत कराया जाए किसानों को, जिससे उनके अंदर मनोबल बना रहे। 13 छावनियां बनाई गई थी। पूरे बारदौली को 13 शिविरों में बांटा गया। प्रत्येक का प्रभार एक अनुभवी नेता जैसे मेहता बंधु को सौंपा गया। सबको एक एक छावनी में बांट दिया गया, छोटे छोटे सेक्टर में बांट दिया गया, शिविरों में बांट दिया गया, और कहा गया सब अलग अलग मिलकर काम करो, किसानों को निगरानी करो, कोई लगा न देने पाए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर ध्यान दो, और जो है सूचना तंत्र का निर्माण करो और सूचना इन छावनियों में पहुंचाओ, जिससे किसान आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। याद रखिएगा। जीत, न्याय और सरदार की उपाधि। जयकर का प्रारंभिक प्रस्ताव था 30%। सरकार का पहला समझौता था 21.97%, लेकिन जब गांधी शामिल हो गए तो अंतिम निर्णय लिया गया 6.03%। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच आयोग द्वारा निर्धारित न्याय संगत वृद्धि की गई। तो बारदौली सत्याग्रह की जांच करने के लिए, याद रखिएगा, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई थी, और इस जांच कमेटी के कहने पर बाद में 6.03% ही कर लिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो जयकर ने 50-30% बताया था, और सरकार का पहला समझौता था 21.97% का, लेकिन बाद में 6.03% कर दिया गया। याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रभात उपाधि क्या हुई? इस अभूतपूर्व संगठन क्षमता के लिए बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने इनको सरदार का, सरदार मतलब होता है नेता। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में सरदार कहते हैं कि सरदार मतलब नेता होता है। राष्ट्रीय प्रभात, रणनीतिक समर्थन क्या मिला कि मुंशी और लालजी जो है नारंगी के विरोध में बंबई विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया गया, और बंबई में आंदोलन के समर्थन में रेलवे हड़ताल भी की गई थी बारदौली के। ये सब घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में उसको सपोर्ट करने के लिए किया गया था, और एक तरह से ये भी जो है क्या हो गया, सफल हो गया। सत्याग्रह के जो है शस्त्रागार का विकास कैसे चलते हैं? तो 1918 में
17 में और आपका 28 में अगर देखा जाए तो एक चीज को देखते हैं। जैसे 17 में की बात करें तो तथ्य खोज और सविनय अवज्ञा जो है विधिक ढांचे के भीतर रह करके अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना, ये चंपारण महात्मा गांधी ने किया। सामूहिक असहयोग जो है संपत्ति खोने के जोखिम उठा करके व्यवस्था को पंगु बनाना, खेड़ा में महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद 1918 में नैतिक दबाव और अनशन के द्वारा जो है स्वयं संकट कष्ट उठा सह करके शोषण की अंतरात्मा को याद रखना जगाया। और बारदौली 28 में संस्थागत खुफिया और प्रशासन सरकार के समानांतर एक अभेद नागरिक तंत्र का निर्माण किया गया। तो ये सत्याग्रह के ये सब शस्त्र थे। तो महात्मा गांधी ने अलग अलग शस्त्रों के माध्यम से इस सत्याग्रह को सफल बनाने में अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दिया। कहीं पर उन्होंने भूख हड़ताल किया, तो कहीं पर उन्होंने नैतिक दबाव डाला, कहीं पर जो है कानून का अवज्ञा का उल्लंघन किया। तो अलग अलग तरीके के माध्यम से इन सत्याग्रहों को सफल बनाया गांधी ने इस प्रारंभिक जीवन में अपने, जिसको हमें याद रखना है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज गांधीवादी किसान आंदोलन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और आपका बारदौली, अगर इसको एक हम देख लेते हैं तो एक साथ देखने से और चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे चंपारण 17 में हुआ, तिनकठिया पद्धति और अवैध करके प्रयुक्त अस्त्र महात्मा गांधी ने क्या यूज किया, सविनय अवज्ञा, हम विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करेंगे। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, ये सब प्रमुख उनके सहयोगी थे। अनुग्रह नारायण, ये सब थे। ब्रज किशोर थे। तिनकठिया समाप्त कर दी गई, 25% धन वापसी हो गया, अंतिम परिणाम में निकला। अहमदाबाद फरवरी 1918 में हुआ। प्लेग बोनस प्रणाली और महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताल हुआ, अनशन, महात्मा गांधी ने यहाँ अस्त्र अनशन का उपयोग पहली बार किया भारत में। अनसुईया साराभाई इनकी सहयोगी थी और आपका ट्रिब्यूनल द्वारा 35% वेतन में वृद्धि की गई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में हुआ। सूखे के बावजूद 23% लगान में वृद्धि की गई थी। कर बंदी, याद रखना, यहाँ पर अस्त्र महात्मा गांधी का नॉन टैक्स था, नो टैक्स कर बंदी। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक इसके सहयोगी थे। केवल सक्षम किसानों से कर वसूली का गुप्त आदेश दिया गया और 6.03% कर में वृद्धि जो है ये निर्धारित किया गया। बारदौली इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। सूखे के बावजूद 23% लगान में वृद्धि की गई। कर बंदी, याद रखना, ये महात्मा गांधी का आस्था कर नहीं देना है। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक सहयोगी थे महात्मा गांधी के, और केवल सक्षम किसानों से कर वसूली का गुप्त आदेश दिया गया। फिर आता है बारदौली सत्याग्रह 28 में हुआ। अकाल के बाद 30% कर में वृद्धि की गई थी। उस समय कारण था संस्थागत संगठन और करबंदी, ये क्या कह सकते हैं, महात्मा गांधी के गुप्त अस्त्र थे। सरदार पटेल और मेहता बंधु सहयोगी हुए और ब्रूमफील्ड आयोग द्वारा कर वृद्धि मात्र 6.03% तय किया गया। तो इस तरह से महात्मा गांधी के 4 मुख्य आंदोलन है प्रारंभिक जीवन में, इनको याद रखिएगा। ये क्रम मिलाने को आ जाता है तो अक्सर क्रम यही भूल जाते हैं कि चंपारण के बाद लोग खेड़ा लगा देते हैं, लेकिन खेड़ा नहीं होगा। खेड़ा मार्च में हुआ था, अहमदाबाद फरवरी में हुआ है। तो याद रखना, ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्रम को याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में गलत होते हैं तो एग्जाम से बाहर होने तय हो जाता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत होना मतलब एग्जाम से बाहर होना। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रखिएगा। एक साथ बताने का मतलब यही था कि चीजें एक साथ आपको मिल जाएंगे तो पूरा समझ में एक साथ आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, निष्कर्ष, स्वराज की नींव पड़ी। बारदौली आंदोलन सीधे तौर पर स्वराज प्राप्ति के लिए नहीं था, लेकिन ऐसा प्रत्येक जन आंदोलन हमें स्वराज के करीब पहुंचाता है, ये महात्मा गांधी का कहना था। ये कभी कभी सेंटेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो चंपारण की नील की खेती से लेकर बारदौली की छावनियों तक इन क्षेत्रीय किसान आंदोलनों ने न केवल आर्थिक राहत ही दी, उन्होंने भारतीय जनमानस के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और इसी रणनीति ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मजबूत नींव रखी थी, जिसको आगे हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, स्पष्ट हो गया होगा कि महात्मा गांधी के ने अफ्रीका में क्या क्या काम किया था। इस वीडियो में मैंने बता दिया क्लास में। उन्होंने कौन कौन से आश्रम की स्थापना की थी, भारत में कैसे वो आए और उन्होंने क्या क्या काम किया, किसके कहने भारत का भ्रमण किया, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में मैंने जाना।
फिर मैंने बताया कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक जो है आंदोलन कौन हुए, चाहे चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हो, खेड़ा हो या बरदौली। तो आज के वीडियो में क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके बाद आगे घटनाओं को एक एक घटनाओं को हम बताते चलेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको देखना बहुत जरूरी है और एग्जाम में यहाँ सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो डायग्राम मैप के आधार पर चीजों को मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।